स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट के स्ट्रेटजी के बारे में। आने वाले समय के अंदर जो आपका यूपीएससी 2026 का एग्ज़ाम है, तो उस एग्ज़ाम में कैसे आप बेटर परफॉर्म कर सको इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग में कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं जो आपको फॉलो करने का ज़रूरत है, जिससे आपका स्कोर है वो इम्प्रूव हो सके, चाहे वो प्रीलिम्स का पेपर हो या मेंस का एग्ज़ाम हो। क्योंकि स्टूडेंट्स जो आपको ओवरऑल जो स्टडी करना होता है किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग में, तो यूपीएससी के अंदर में आपका जो स्टडी का पैटर्न है वो इंटीग्रेटेड मैनर के अंदर होना चाहिए। जब भी किसी एग्जाम का अप्रोच है, सपोज कीजिए प्रीलिम्स का एग्जाम आने वाला है, तो उसके 2-3 मंथ पहले आप प्रीलिम्स स्पेसिफिक जो एमसीक्यूज हैं उनको आप सोल्व कर सकते हो। या मेंस का एग्जाम आने वाला है तो मेंस स्पेसिफिक जो डाटा है केसेज को प्रिपेयर करना और आंसर राइटिंग का जो प्रैक्टिस है वो किया जाना। तो इसी वजह से आपको जो सोर्सेज हैं इंटीग्रेटेड या कंबाइंड मैनर के अंदर जो स्टडी है वो करने होते हैं। तो न्यूज़पेपर को आपको रीड करना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेंस के अंदर में किस तरीके से जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है किसी न्यूज़ के रिगार्डिंग में, तो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। और प्रीलिम्स के अंदर में क्या बेसिक क्वेश्चन, क्या यहाँ पे जो इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है वो वहाँ से फ्रेम हो सकता है। तो स्टूडेंट सोर्सेज के बारे में, कंप्लीट स्ट्रेटजी के बारे में जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी किसी सब्जेक्ट के बारे में आप रीड करो तो सब्जेक्ट का जो इम्पोर्टेंस है वो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए कि पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो सब्जेक्ट है उसका इम्पोर्टेंस तो यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर भी है, यूपीएससी के मेंस एग्जाम के अंदर भी है, और मेंस के अंदर में सिर्फ जीएस पेपर सेकंड से ही रिलेटेड नहीं है। ऐसे के अंदर भी आप इसको यूज है वो कर सकते हो। ऐसे के अंदर में किस तरीके से आप इंफॉर्मेशन को यूज करोगे। सपोज कीजिए कोई ऐसे है साइंटिफिक टेम्पर के बारे में कि किसी कंट्री को अपना साइंटिफिक टेम्पर या क्लासरूम है उसका एक इम्पोर्टेंस है, कोई भी ऐसे है जिसको आप कोरिलेट करते हो, इंटीग्रेट करते हो डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस के साथ में। तो वहाँ पे साइंटिफिक टेम्पर को अगर आपको मेंशन करना है तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 51A के थ्रू जो फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड किया गया, वहाँ पे साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बताया गया है। फिर अगर हम बात करें जो नेक्स्ट स्टेज है पर्सनैलिटी टेस्ट का, तो पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर में आप देखिए कि आपका जो पर्सनैलिटी का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें आपसे जो क्वेश्चंस हैं वही पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस के अंदर में आपका ओपिनियन किस तरीके से है, किस तरीके से आप कॉन्स्टिट्यूशन है उसको यूज करते हो अपने डिस्कशन के अंदर में, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। तो उसी के पर्सपेक्टिव से आपका जो पर्सनैलिटी का एग्जाम है वो हुआ हुआ करता है। तो वहाँ पे भी आप देखिए कि बेसिक क्वेश्चंस के अंदर में जो बेसिक नॉलेज है उसको आप यूज करोगे। कोई टॉपिक है जैसे सपोज कीजिए वन नेशन वन इलेक्शन है, वन नेशन वन इलेक्शन है, या वुमेन्स का वुमेन रिजर्वेशन जो एक्ट आया था रिसेंटली एग्जिस्टेंस में, वुमेन्स का पॉलिटिकल सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन के बारे में है, तो उसके पर्सपेक्टिव से आपका ओपिनियन है वो मांगा जा सकता है। आप वहाँ पे जो बेसिक डाटा है वो बताओगे कि इतना परसेंटेज ऑफ वुमेन्स हैं जो हमारा पॉलिटिकल स्पेयर के अंदर में उनका प्रेजेंस है। तो हर एक सेक्टर में, हर एक डोमेन के अंदर में इसका इम्पोर्टेंस है सब्जेक्ट का, चाहे वो प्रीलिम्स का पेपर हो या मेंस का एग्जाम हो। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एवरेज बेसिस के ऊपर में प्रीलिम्स के अंदर में, एवरेज बेसिस के ऊपर प्रीलिम्स में 10 to 12 क्वेश्चंस हैं वो हुआ करते हैं। अब आप देखिए कि प्रीलिम्स के अंदर में तो एक एक क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस है, और अगर आप इस सब्जेक्ट को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करते हो, काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करते हो, और आप देखिए कि आपका 90% के आसपास आपका 80% या 90% का आपका एफिशिएंसी है, और इसी सब्जेक्ट में आप 10 क्वेश्चंस को करेक्ट करते हो आउट ऑफ द 12 क्वेश्चंस, तो आपका काफ़ी अच्छा पोर्शन है वो कवर होता है, काफ़ी अच्छा आपका जो मार्क्स स्कोर करने के जो चांसेज हैं वो बनते हैं। क्योंकि आपको एक या दो सब्जेक्ट तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो करने होंगे, जिससे कि आपका स्कोर है वो इम्प्रूव हो सके, उस सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो मैक्सिमम आपके करेक्ट हो सकें। तो प्रीलिम्स के अंदर में ये एवरेज है। कोई ईयर आपको, किसी साल आपको ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो इंक्रीजिंग नंबर्स में भी देखने के लिए मिल सकते हैं, किसी साल ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो डिक्रीज भी हो सकते हैं। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं उन एवरेज बेसिस के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो इजी हुआ करते हैं, कुछ क्वेश्चंस मीडियम कैटेगरी के अंदर में काउंट आप करोगे हर एक साल पेपर में, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो टफ हैं कि जिन्होंने काफ़ी अच्छे से हार्ड वर्किंग किया है, न्यूज़पेपर भी पढ़ा है, न्यूज़पेपर के साथ में अपना बेसिक नोट्स हैं उनको भी रिवाइज किए हैं,
तो ऐसे क्वेश्चंस वही बच्चे हैं वो करेक्ट कर पाएंगे। अब ये तो आप देखिए कि हमने क्वेश्चंस के बारे में देखा, कौन से ऐसे सोर्सेज है जो हमें फॉलो करने का ज़रूरत है। सोर्सेज के अंदर में अगर आपका पॉलिटी का बिल्कुल भी बैकग्राउंड नहीं है, आपको जीरो से बिल्कुल स्टार्ट करना है, जीरो से आपको अपना जो स्टार्टिंग है वो करना है, आपको ये भी नहीं पता है कि जो डेमोक्रेसी है वो क्या है, कि डेमोक्रेसी है वो क्या है, टू द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, उस तरीके का जो डेफिनेशन है वो एक काफ़ी कॉमन डेफिनेशन है डेमोक्रेसी का, या आपको नहीं पता है पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, तो उस समय में आपको 9th एंड 10th का जो एनसीईआरटी बुक्स हैं तो वहाँ पे भी पॉलिटी का जो स्पेसिफिक बुक है वो हुआ करती हैं 9th और 10th के अंदर में, अभी तक तो हैं। तो वहाँ से आप उन जो पॉलिटी का बुक है उनको रीड कर सकते हो। आपको 2-3 डेज का समय लगेगा, 2 दिन आप 9th के लिए दे सकते हो, 2-4 दिन आप यहाँ पे 10th के लिए अपना डेडिकेट कर सकते हो, जिससे आपका जो बेसिक जो है उसमें आप देखिए कि जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक ही नहीं है, कुछ अदर कंट्रीज के बारे में भी है। कौन कौन से चैप्टर्स वहाँ पे 9th का पॉलिटी के अंदर में मेंशन है, और ये सब आपको कब रीड करना है, जब आपका कंप्लीट जीरो से है, आपको कुछ भी नहीं पता है पॉलिटी के बारे में, कुछ भी नहीं पता है आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो 9th के अंदर में आप देखना कि जो फर्स्ट चैप्टर है वो डेमोक्रेसी का है, फर्स्ट चैप्टर जो है वो डेमोक्रेसी का है। डेमोक्रेसी क्या है, अदर कंट्रीज के अंदर में अगर उसका प्रेजेंस है तो कैसे वहाँ पे डिफरेंट जो प्रोविजंस है वो एग्जिस्ट करते हैं, वाई डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी, इस तरीके से फर्स्ट चैप्टर है। सेकंड चैप्टर के बारे में अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो डिजाइन है, कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन के बारे में है। आप देखिए कि यूपीएससी ऐसे बेसिक्स पे सवाल पूछ लेता है, एनसीईआरटी के अंदर में कुछ पर्सनैलिटीज का जो नाम है वो मेंशन रहेगा। यूपीएससी ने एक बार प्रीलिम्स के पेपर में क्वेश्चन पूछा था, शायद 2019 के प्रीलिम्स में, कुछ कुछ पर्सनैलिटीज का नाम दे दिया गया और सवाल ये पूछ लिया गया सर इसमें से कौन पर्सन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पार्ट था या नहीं था। अब ये जो ऐसे जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको आपका जो फेमस बुक है लक्ष्मीकांत उसमें आपको नहीं मिलेंगे, कहीं कहीं पे मिलेंगे, और अगर आपने वो काफ़ी डिटेल में रीड किया है तो आप देखिए कि वो नाम्स आपको लक्ष्मीकांत में डायरेक्टली नहीं मिलेंगे। तो ऐसे एनसीईआरटी का जो इम्पोर्टेंस है वो इंक्रीज होता है, इस तरीके से एनसीईआरटी से जो सवाल हैं वो पूछ लिए जाते हैं। थर्ड, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन के बाद में, जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, इलेक्शन का जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में बताया गया है। वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, और डेमोक्रेटिक जो राइट्स हैं, ऐसे 4-5 चैप्टर हैं जिनको आप 2-3 डेज के अंदर में रीड कर लेना। 10th के बारे में देखें तो 10th में जो फर्स्ट चैप्टर है वो है पावर शेयरिंग। 10th में जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग में बताया गया है कि फेडरलिज्म के अंदर में या एक ही सेंटर के पास में एक ही जगह पे जो कंप्लीट पावर है वो नहीं होना चाहिए, पावर का शेयरिंग है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमारे कंट्री के अंदर में तो आप देखिए कि जो थर्ड टायर है उसको भी लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 73rd एंड 74th के थ्रू। लोकल बॉडीज हैं जिनको सेटअप किया गया। तो पावर शेयरिंग के बारे में है, कंट्रीज के भी एग्जाम्पल हैं, बेल्जियम का एग्जाम्पल है, श्रीलंका का एग्जाम्पल है कि वहाँ पे सिविल वॉर सिचुएशन क्यों क्रिएट हुआ, बेल्जियम के अंदर में कैसे वहाँ पे एक स्पेसिफिक जो मॉडल है वो एग्जिस्टेंस में आया पावर शेयरिंग के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वहाँ पे एक चैप्टर है फेडरलिज्म का, कि फेडरलिज्म हुआ क्या करता है, पावर क्यों शेयर होती है एक डोमेन से अदर डोमेन को, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो फेडरलिज्म के बारे में वहाँ पे मेंशन है, फेडरलिज्म। और स्टूडेंट्स ये कोई जरूरी नहीं है कि आप जो अदर जो स्टूडेंट हैं वो आपको कहेंगे कि आप जो मेन बुक है उसको रीड कीजिए। आपको अपने अकॉर्डिंग में डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या बेनिफिट है, आपको जानकारी है या नहीं है। नहीं जानकारी है तो स्टडी कीजिए, हार्डवर्क कीजिए, और अगर जानकारी है तो जो मेन बुक्स हैं वो आपको रीड करनी है। फिर फेडरलिज्म के बारे में जेंडर, रिलीजन और पॉलिटिक्स का एक चैप्टर है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं और आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, ऐसे कुछ चैप्टर हैं 10th का बुक के अंदर में। फर्स्ट 2-3 चैप्टर्स आपको अच्छे से रीड हैं वो करने चाहिए। फिर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स 11th और 12th का पॉलिटी का बुक है एडवांस अंडरस्टैंडिंग के लिए, इन्हीं सब्जेक्ट्स का एडवांस अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे है। 11th के अंदर में 2 बुक हैं, 11th में 2 बुक हैं। बुक कौन कौन सा है, एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। जो आप अपना जो लक्ष्मीकांत बुक है उसमें जो रीड करोगे, जो इनिशियल चैप्टर्स, जो चैप्टर 3rd है
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट फीचर्स हैं, फिर बाद में अदर जो चैप्टर्स हैं उन सब एरियाज को यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क के अंदर मेंशन है वो किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एक और बुक है 11th के अंदर ही, पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी है, तो बोथ जो बुक्स हैं वो आपको पढ़ाई है वो करना चाहिए, दोनों बुक हैं वो पढ़ने का ज़रूरत है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट 12th के बारे में, तो 12th के अंदर भी दो बुक्स हैं, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की, वर्ल्ड का जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स है उसके अंदर में क्या यहाँ पे इश्यूज हैं, 12th का एक बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और अदर बुक जो है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, क्योंकि आपका जो जीएस पेपर 1 है उसके अंदर में आप देखिए कि इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का भी एक जो सिलेबस में जो जो टॉपिक है वो मेंशन है कि इंडिपेंडेंस के बाद में हमारे यहाँ पे क्या क्या जो चेंजेज हैं वो हुए हैं। तो ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो 9th 10th का पढ़ना है, फिर 11th 12th आपको लिटिल बिट एडवांसमेंट के लिए रीड करना है, और उसके बाद में आपको अपना जो बुक है वो उठाना है। या आप अब साथ साथ भी आप स्टडी कर सकते हो, साथ साथ भी आप रीड है वो कर सकते हो इनको, बुक को भी रीड करते हुए यहाँ पे 1 मंथ के अंदर में इन सभी बुक्स को आपको ख़त्म करना है 9th 10th 11th 12th को। तो बुक के बारे में अगर हम देखें तो एम लक्ष्मीकांत जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस बुक है जिसको मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वो रीड किया करते हैं। डीडी बासु हैं, अगर आपका लीगल बैकग्राउंड है तो उससे उससे रिलेटेड स्टूडेंट्स डीडी बासु रीड करते हैं। सुभाष कश्यप भी रीड किया करते हैं, पार्लियामेंट्री जो क्वेश्चंस हैं उसके रिगार्डिंग में पार्लियामेंट्स, क्योंकि आप देखिए कि पार्लियामेंट से रिलेटेड ही हैं जो सुभाष कश्यप हैं वो। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो करंट आपको जो अफेयर्स हैं वो कहाँ से कवर करने हैं, करंट अफेयर्स आपको न्यूज़पेपर रीडिंग आपको करना है। न्यूज़पेपर रीडिंग के साथ में उसके नोट्स भी बनाइए। न्यूज़पेपर के अंदर में आप देखिए कि आपको जो न्यूज़ है उनको भी रीड करना है, एडिटोरियल्स को भी आपको रीड है वो करना चाहिए। वैसे आपका जो बेसिक शेड्यूल है वो ये होना चाहिए कि आपको जो न्यूज़पेपर हैं, आपको जो न्यूज़पेपर्स हैं जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे एग्जाम से रिलेटेड, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, आपका मिनिमम आप देखिए कि 1.5 आवर के आसपास आपको उसको रीड है वो करना चाहिए। न्यूज़पेपर, कंप्लीट न्यूज़पेपर का बात है, सिर्फ पॉलिटी के ही रिगार्डिंग में नहीं है। फिर आप देखिए कि आपको जो हाफ आवर का जो समय है, वो जो हाफ आवर का जो समय है उस समय में उसके जो नोट्स हैं वो कम से कम बनाने चाहिए। अगर आपका जल्दी रीड होता है तो बेटर है, आपके लिए समय बचता है। और इतना आपको जो न्यूज़पेपर को आपको समय है वो देना ही होगा। कुछ आपको बताएंगे कि 30 मिनट्स में 1 आवर से ज़्यादा समय मत दीजिए। सब डिपेंड करता है आपका किस तरीके का अंडरस्टैंडिंग है, आपका किस तरीके का स्पीड है। अगर आपको 2 टाइम्स रीड करने में कोई टॉपिक समझ में आता है तो आपको 2 टाइम्स रीड करना चाहिए, क्योंकि आपको ओवरऑल आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, एग्जाम को आपको क्लियर करना है। नोट्स क्यों बनाने चाहिए, नोट्स इस वजह से बनाने चाहिए कि मंथ के एंड के अंदर में जब आप बुकलेट को रीड करोगे, सपोज कीजिए कोई भी बुकलेट आप रीड करते हो किसी भी इंस्टीट्यूशन का, तो उस बुकलेट का जो जब रीड करोगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी होगा। नोट्स अगर आपने एक बार लिख रखे हैं, आपको याद है कि न्यूज़पेपर के अंदर में क्या टॉपिक मेंशन था। अभी रिसेंटली आप देखिए कि 24 का जो प्रीलिम्स का एग्जाम कंडक्ट हुआ, एक क्वेश्चन था वहाँ पे बजट के पर्सपेक्टिव से, और जो बजट का जो प्रोविजन है वो न्यूज़पेपर के अंदर में मेंशन था कि वहाँ पे प्रेसिडेंट का परमिशन का रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अब वो न्यूज़पेपर के अंदर में वो टॉपिक मेंशन था, उसी को फिर यूपीएससी ने करेक्ट माना। जो बुकलेट्स हैं, जो मैक्सिमम बुक्स हैं, उसके अंदर में उनका जो डिफरेंट स्टेटमेंट है वो हुआ करता। तो इस वजह से न्यूज़पेपर का इम्पोर्टेंस है। न्यूज़पेपर आपको रीड करने चाहिए, फिर आपको अपना जो बुक जो भी आप रीड करते हो वो करना चाहिए। न्यूज़पेपर बेस्ड आंसर राइटिंग 10 to 20 मिनट्स के अंदर में एक क्वेश्चन आप लिख सकते हो इसके न्यूज़पेपर के बेस के ऊपर में। और स्टूडेंट्स अपना मेंस के रिगार्डिंग में आपको स्टडी इस तरीके से 2-3 सेक्शंस में आप अपना प्रिपरेशन को डिवाइड कर सकते हो कंप्लीट डे के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ समय जब कंप्लीट हो जाए आपका, जैसे आप देखिए कि 10 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, तो प्रीवियस जो न्यूज़पेपर्स हैं, जो नोट्स आपने लिखे हैं, उनका रिवीजन कीजिए। उन नोट्स को एक बार रिवाइज आपको करना है 30 मिनट्स अराउंड आपको समय के दौरान में। तो नेक्स्ट आप देखिएगा अब न्यूज़पेपर का एक बार इम्पोर्टेंस हम देखेंगे कि न्यूज़पेपर का इम्पोर्टेंस किस तरीके से है। स्टूडेंट्स, न्यूज़पेपर का इम्पोर्टेंस यहाँ पे हमने कुछ कुछ जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं उनको इंक्लूड किया है।
राजस्थान असेंबली ने एंटी जो कन्वर्जन जो बिल है उसको पास किया और वहाँ पे जो पेनल्टीज है उसको इंक्रीज किया गया। अब ये हमारे एग्जाम के लिए कैसे ये इम्पोर्टेंट है, ये जो न्यूज़ है। जब भी स्टूडेंट्स ऐसा कोई न्यूज़ मेंशन होता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल से रिलेटेड है। आर्टिकल 25 से रिलेटेड है। आर्टिकल 25 आपको क्या पावर देता है कि राइट टू प्रैक्टिस है, प्रोफेस है, प्रोपोगेट है कि आप अपना जो रिलीजियस प्रैक्टिस है उसको आप अपना प्रैक्टिस करोगे, प्रोफेस करोगे, यहाँ पे उसको प्रोपोगेट भी कर सकते हो। किसी भी पर्सन को आप फोर्सफुली जो कन्वर्ट है वो नहीं कर सकते। कन्वर्जन जो है वो फोर्सफुली आप नहीं है कर सकते। अब कन्वर्जन के बारे में यहाँ पे मेंशन है तो आपको पता होना चाहिए कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज है, तो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं कब उनको अलाउ किया गया था इंडिया के अंदर में। जो जो हमारे यहाँ पे सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स जब चलते हैं तो उस समय कैसे जो कॉलोनियल जो पावर्स है उनको लगता है कि अपना जो रिलीजन है उसको वो प्रमोट कर सकते हैं यहाँ पे। जो जो एजुकेटेड क्लास है इंडिया के अंदर में जो कैसे अपना जो यहाँ पे जिस तरीके का प्रैक्टिस हुआ करता था उससे आप देखिए कि उसके रिगार्डिंग में उनको अट्रैक्ट है वो किया जा सकता है लिबरल थिंग्स के पर्सपेक्टिव से। तो स्टूडेंट्स ऐसा आपको जानकारी होना चाहिए कि 1813 के समय किया गया। आर्टिकल 25 के अंदर में हमारा जो रिलीजियस जो यहाँ पे प्रोफेशन प्रैक्टिस का जो पर्सपेक्टिव है उसको मेंशन किया गया है। क्या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं? क्या हेल्थ यहाँ पे एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है? यस स्टूडेंट्स, हेल्थ यहाँ पे एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है आर्टिकल 25 के बारे में। तो ऐसी जब न्यूज़ होती हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। सेंटर क्या लॉ बनाता है? क्या क्या हमारे यहाँ पे कोई सेंट्रल लॉ एग्जिस्ट करता है एंटी कन्वर्जन के बारे में? कोई सेंट्रल लॉ एग्जिस्ट नहीं करता है। स्टेट्स के कुछ लॉज हैं, काफ़ी सारे स्टेट्स इसको स्टेट्स के जो लॉ हैं वो एग्जिस्टेंस में आए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स रिजर्वेशन के पर्सपेक्टिव से है, क्या रिजर्वेशन जो मेरिट का जो यहाँ पे क्राइटेरिया है, क्या यहाँ पे एफिशिएंसी को अगर हमें इम्प्रूव करना है तो क्या रिजर्वेशन का 50% कैपिंग को एक्सीड है वो किया जाए। अभी आप देखिए एक्सीड तो हो चुका है ईडब्ल्यूएस की वजह से। ईडब्ल्यूएस जब से एग्जिस्टेंस में आया है, जो जो इंदिरा साहनी के द्वारा 50% का जो कैपिंग किया गया था वो एक्सीड है वो हो चुका है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे जो रिजर्वेशन है उसी, तो आर्टिकल जो 16 है, आर्टिकल 15, आर्टिकल जो 16 है ये आपको पता होना चाहिए ऐसे टॉपिक के बारे में। मेंस के अंदर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है रिजर्वेशन का जो एक्सीड का, या पॉलिटिकल पार्टीज अपने पॉलिटिकल कैंपेन में जिस तरीके से यूज करते हैं कि रिजर्वेशन उनको एक्सीड करना है तो कैसे वो एफिशिएंसी को इम्पैक्ट करेगा, कैसे वो यहाँ पे उन सेक्शंस को इम्पैक्ट करेगा जिनको कि रिजर्वेशन का जो कैटेगरीज है उसमें नहीं आया करते हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ऐसे आप हर एक जो प्रोविजन है उसको आपको रीड है वो करना है कि कैसे आप इस जो आर्टिकल्स हैं उसके पॉइंट्स को आप यूज कर सकते हो पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से, नेगेटिव पर्सपेक्टिव से, और जो इनिशिएटिव है उनके बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये तो हमने न्यूज़पेपर के इम्पोर्टेंस के बारे में देखा ऐसा, और हम न्यूज़पेपर का जो रीडिंग करवाते हैं डेली, इसी तरीके से न्यूज़ है उसको कवर करते हैं। जो डेली न्यूज़पेपर का हमारा रीडिंग है आप वहाँ पे देख सकते हो। आने वाले समय में हम पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्लासेज हैं वो आपका कैरी आउट करेंगे। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का लाइन टू लाइन जो रीडिंग है वो करेंगे सब्जेक्ट का। और उसके बाद में आप देखिए कि जब सेकंड रीडिंग करेंगे, फर्स्ट में लाइन टू लाइन है, सेकंड जब रीडिंग करेंगे हम पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का तो उस समय जो हमारा रीडिंग रहेगा वो लिटिल बिट एडवांस स्टेज में रहेगा। थर्ड जो रीडिंग करेंगे जो हम आप देखिए कि जनवरी के समय करेंगे, तो जनवरी के समय जो रीडिंग है उस दौरान में मोर एडवांस स्टेज के अंदर में क्वेश्चंस का प्रैक्टिस के साथ में रिवीजन है वो करेंगे। तो इस तरीके से 3 रीडिंग के थ्रू पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट को हमें कवर करना है। यूपीएससी के द्वारा किस तरीके के क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, यूपीएससी ने कैसे क्वेश्चंस हैं वो पूछे हैं। तो यूपीएससी के अंदर में जो पीवाईक्यू है ये आपका हमेशा गाइडलाइन का रूप से काम करता है कि आपको हमेशा जानकारी होती है कि ऐसे सवाल पूछे गए हैं, ऐसे आपको प्रिपेयर है वो करना है। सबसे पहले हम देखेंगे 2023 के पेपर के बारे में। 2-3 क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था स्टूडेंट्स प्रिजन के पर्सपेक्टिव से। एक क्वेश्चन था इसके पर्सपेक्टिव से प्रिजन के बारे में। प्रिजन वैसे किसका सब्जेक्ट है? प्रिजन आप देखिए कि स्टेट लिस्ट में आया करता है। और प्रिजन के प्रोविजंस के बारे में क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया। उस समय ये टॉपिक काफ़ी बार न्यूज के अंदर में था।
एक क्वेश्चन जो पूछ लिया गया था वो पूछ लिया गया था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बारे में, कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो एग्जिस्ट जो यहाँ पे टर्म हुआ करता है, इसका मीनिंग है वो क्या है। अब ये तो बेसिक क्वेश्चन है, आप इसको रीड भी करते हो, आर्टिकल 13 में भी आप इसका रीड करते हो और अदर आर्टिकल्स में भी आप इसको रीड करते हो, तो आपको ऐसा जो बेसिक है वो भी पता होना चाहिए। फिर आप देखिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का चीफ पर्पज है वो क्या है, एक क्वेश्चन था। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो चीफ पर्पज है, चीफ पर्पज है वो क्या है, यहाँ पे पूछ लिया गया। एक क्वेश्चन कुछ यहाँ पे आपको जो बॉडीज हैं वो मेंशन कर दी गई, कुछ बॉडीज मेंशन कर दी गई थी और उसमें से सवाल पूछ लिया गया था कि इनमें से कौन सी ऐसी बॉडीज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। क्या स्टूडेंट जो जीएसटी है, अभी आप देखिए कि जीएसटी रिफॉर्म की वजह से जीएसटी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर में है, तो क्या जो जीएसटी काउंसिल है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं है। जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 279 के अंडर 9A के अंडर में इसको क्रिएट किया गया है। आर्टिकल के अंदर में उसका मेंशन होना चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में उसका मेंशन है। तो ऐसे क्वेश्चंस थे। एक तो उसी समय में 2022 के समय प्रेसिडेंट के इलेक्शंस भी कंडक्ट हुए थे, तो आप देखिए कि प्रेसिडेंट इलेक्शन के बारे में सवाल था कि कौन से जो हाउस के जो मेंबर हैं उनका वोटिंग का जो वैल्यू है वो लार्जर हुआ करता है, इस हाउस के अंदर में वोटिंग का जो वैल्यू है वो कम हुआ करता है, कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अभी रिसेंटली किसके इलेक्शन कंडक्ट हुए हैं, अभी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कंडक्ट हुए हैं, क्योंकि हमारे जो वीपी हैं वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने रिजाइन है वो किया था, रिजाइन किया था, नए वीपी आए हैं। तो आपको वैल्यू भी पता होना चाहिए कि हर एक एमपी का जो वोट का वैल्यू है वो 1 है। सीक्रेट बैलेट के थ्रू वोटिंग होता है वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर में, और वाइस प्रेसिडेंट को जो सैलरी अलाउंस मिला करता है वो नोट एज ए वीपी के थ्रू, आप देखिए कि सैलरी अलाउंस नहीं होता है, उनको एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के रूप से जो मिला करता है। तो ये ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन से आएंगे आपसे। फिर 24 के पेपर में कोई 2-4 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनको एक बार देखते हैं। स्पीकर का रिमूवल प्रोसेस के बारे में सवाल था, स्पीकर उस साल न्यूज के अंदर में था, स्पीकर के रिमूवल प्रोसेस के बारे में क्वेश्चन था। एक जो क्वेश्चन था वो बिल के बारे में था, आप देखिए कि 24 के दौरान में हमारे जनरल इलेक्शंस भी कंडक्ट हुए थे, तो बिल्स कौन से लैप्स होते हैं पार्लियामेंट के डिजोल के समय में, ये आप बेसिक है जो आप रीड करते हो। चैप्टर 22 है लक्ष्मीकांत में पार्लियामेंट का, वहाँ पे आप रीड करते हो इन प्रोविजंस के बारे में। फिर रिट जो प्रोहिबिशन का जो रिट है वो रिट कैसे है, यहाँ पे प्रोहिबिशन का जो रिट है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन किसके अगेंस्ट में लगता है, या लोकल बॉडीज के अगेंस्ट में लगा सकता है कोर्ट, यहाँ पे प्रोहिबिशन का जो रिट है। फिर आप देखिए कि एक बजट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया था, उस साल बजट से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो मेंशन हुआ था बजट के प्रेजेंटेशन के बारे में। अब हम हमारा जो लेटेस्ट प्रीलिम्स का पेपर हुआ है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। 25 के पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा गया, एक क्वेश्चन पूछा गया ऑर्डिनेंस के पर्सपेक्टिव से, एक क्वेश्चन पूछा गया ऑर्डिनेंस के पर्सपेक्टिव्स। कहाँ पे मेंशन है ऑर्डिनेंस कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या आर्टिकल 123 के अंदर ऑर्डिनेंस मेंशन है क्या। ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना ऑर्डिनेंस के बारे में कहाँ पे मेंशन है। सेकंड, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अब जैसा 23 में जो पेपर था कि कुछ बॉडीज मेंशन कर दी गई, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं वो कौन सी हैं, यहाँ पे भी कुछ बॉडीज मेंशन कर दी गई। कुछ बॉडीज के बारे में सपोज कीजिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, जीएसटी काउंसिल है, ऑफिस फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का जो ऑफिस है उसके बारे में, ऐसी कुछ बॉडीज मेंशन कर दी गई और क्वेश्चन पूछ लिया गया इसमें से कौन कौन सा जो बॉडी है प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, किसके थ्रू, प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जिनका इस्टेब्लिशमेंट है हुआ है। फिर आप देखिए कि यहाँ पे कुछ प्रोविजंस का मेंशन कर दिया गया, कुछ कुछ प्रोविजंस का मेंशन कर दिया गया, और ये जो प्रोविजन है वो किसके अंदर में है। सपोज कीजिए आपको दे दिया गया कि जो राइट टू एजुकेशन है, जो राइट टू एजुकेशन जो है वो किस प्रोविजन में है, क्या हमारा फंडामेंटल राइट का प्रोविजन है या फंडामेंटल ड्यूटी के प्रोविजन में है। ऐसे मैच द कॉलम का एक सवाल था।
शेड्यूल एरिया के बारे में क्वेश्चन था, शेड्यूल एरिया के बारे में एक जानकारी आपको होना चाहिए कि लद्दाख भी कंटिन्यूस डिमांड करता है कि उनको 6 शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए। प्रेजेंट समय में 6 शेड्यूल में कौन कौन से हमारे स्टेट्स हैं? आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है और आप देखिए कि लद्दाख है जो स्टेट नहीं है। लद्दाख क्या है? लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जो कंटिन्यूस न्यूज में रहे हैं, तो न्यूज़पेपर का इम्पोर्टेंस भी आपको दिखता है। आपको जो इम्पोर्टेंस दिखता है वो ये भी दिखता है कि कैसे जब न्यूज़पेपर में कोई टॉपिक है तो उसको कैसे हमें बेसिक के साथ में रिलेट करते हुए स्टडी है वो करना है। तो ये बेसिक न्यूज़पेपर का भी इम्पोर्टेंस पता लगा यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे मेंस एग्जाम के बारे में कि मेंस में कैसे सवाल हैं वो पूछे जाते हैं। मेंस 2025 के ही क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं, तो दो चार क्वेश्चंस एक बार देखते हैं। तो आप देखिए कि मेंस के अंदर में एक क्वेश्चन पूछा गया करप्ट प्रैक्टिस के पर्सपेक्टिव से। अब ये जो टॉपिक है करप्ट प्रैक्टिस के पर्सपेक्टिव से सवाल पूछ लिया गया। अब ये जो टॉपिक है इसके एडिटोरियल्स हैं वो पब्लिश होते हैं काफ़ी बार। जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसमें कौन कौन सी ऐसी प्रैक्टिस है जिनको करप्ट प्रैक्टिस बताया गया है। उस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का भी सेक्शन 123 है, सेक्शन 123 है, वहाँ पे कुछ प्रैक्टिसेस के बारे में मेंशन है। तो यहाँ पे करप्ट प्रैक्टिस के बारे में सवाल था। एक जो क्वेश्चन था वो यहाँ पे ये था कि हमारा जो प्रेसिडेंट का जो पार्डन पावर है, प्रेसिडेंट का जो पार्डन पावर है, पार्डन पावर कहाँ पे मेंशन है? आर्टिकल 72 के अंदर में। कहाँ से हमने लिया है? ये ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। तो इंडियन प्रेसिडेंट का जो पार्डन पावर है वो कैसे डिफरेंट है यूएस के प्रेसिडेंट से? अब आप देखिए कि बेसिक सवाल है। और सवाल क्यों पूछा गया है? सवाल इस वजह से पूछा गया है कि यूएस के जो प्रेसिडेंट थे जोई बाइडेन, यूएस के जो प्रेसिडेंट थे जोई बाइडेन, उन्होंने अपने ऑफिस को एग्जिट करने से पहले अपने ही आप देखिए कि फैमिली मेंबर हैं उनको पार्डन ग्रांट किया था। तो पार्डन वहाँ पे ग्रांट करने की वजह से ये टॉपिक न्यूज में था। हमारे जो रंगराजन सर हैं वो आप देखिए कि आर्टिकल्स लिखते हैं, जिन्होंने ये जो रिजर्वेशन का आर्टिकल लिखा है वो काफ़ी बार ऐसे जो टॉपिक्स हैं जो पॉलिटी के टॉपिक न्यूज में रहे हैं उससे रिलेटेड उनका आर्टिकल होता है द हिंदू के अंदर में। तो वहाँ पे भी उन्होंने भी मेंशन किया पार्डन प्रोसेस के बारे में। अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि कैसे जो अटॉर्नी जो जनरल हैं, अटॉर्नी जनरल हैं वो यहाँ पे लीगल ऑफिसर का जो पोस्ट है उसको सर्व करते हैं। तो ये अटॉर्नी जनरल जो कहाँ पे मेंशन है? आर्टिकल 76 के अंदर में। अब ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। जब अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड या आप देखिए कि पार्डन प्रोसेस के बारे में आप आंसर राइटिंग करोगे और सपोज कीजिए आपको कुछ भी नहीं आता है, वहाँ पे टॉपिक से रिलेटेड भी नहीं पता है, तो इंट्रोडक्शन जो होता है, आंसर का जो इंट्रोडक्शन होता है उसमें आप आर्टिकल तो एटलीस्ट मेंशन कर सकते हो। इन आर्टिकल 76 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट ऑफ अटॉर्नी जनरल इज मेंशन। अटॉर्नी जनरल फर्स्ट लीगल ऑफिशियल जो हुआ करते हैं, गवर्नमेंट को जो रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट्स के अंदर में। तो ऐसे आप एग्जामिन है वो कर सकते हो। फिर आप देखिए कि स्टूडेंट जो हमारा कोलिजियम जो सिस्टम है, कोलिजियम जो सिस्टम है इसका इवोल्यूशन है वो कैसे हुआ? कोलिजियम सिस्टम का इवोल्यूशन कैसे हुआ? 1982 का एसपी गुप्ता केस है, 1982 का एसपी गुप्ता केस है। 1993 का सेकंड जज केस है, सेकंड जज केस है। फिर 1998 का आप देखिए कि थर्ड जज केस है। एनजीएससी जिसको फोर्थ जज केस बोलते हैं, जिसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया था। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वो हार्म नहीं होना चाहिए। कोलिजियम सिस्टम के नेग्लिजेंस क्या है? वुमेन रिप्रेजेंटेशन है वो काफ़ी कम है। कैसे कम है? अभी देखिए कभी प्रेजेंट समय में 34 का स्ट्रेंथ है, ओनली 1 वुमेन है। आज तक हमारा जो कोई भी वुमेन सीजीआई है उन्होंने पोस्ट को सर्व नहीं किया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पोस्ट को। तो इवोल्यूशन के बारे में बताना है, केसेस के बारे में बताना है, कैसे ये चेंज हुआ, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन करोगे। और ये जो नया जो यहाँ पे प्रोविजंस हैं कैसे वो इम्पेक्ट करता है उन सब के बारे में आप बताओगे। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। न्यूज़पेपर का इम्पोर्टेंस और बुक का इम्पोर्टेंस आपको कोरिलेट करके इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ाई है वो करना है।
अब न्यूज़पेपर का इम्पोर्टेंस हम देख लेते हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से। मेंस के पर्सपेक्टिव से फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि कोई भी टॉपिक मेंशन है, सपोज कीजिए करप्ट प्रैक्टिस का ही जो टॉपिक था वो मेंशन हुआ न्यूज़पेपर में, तो टॉपिक का कंटिन्यूअस रिवीजन में ये हेल्प करता है, टॉपिक के रिवीजन में आपको हेल्प करता है न्यूज़पेपर का रीडिंग। न्यूज़पेपर का जो रीडिंग है वो आपको हेल्प करता है आंसर राइटिंग जो प्रैक्टिस है, आंसर राइटिंग का जो प्रैक्टिस है उसके अंदर में आपका जो कमांड ओवर लैंग्वेज है वो आपका प्रैक्टिस के साथ में ही आएगा। काफ़ी बार आप देखना कि कुछ स्टूडेंट्स एक दो अटैम्प्ट जब दे लेंगे उनका जो लिटिल बिट सब्जेक्ट में उनका एक्सपर्टनेस हो जाता है थोड़ा बहुत, उसके बाद में वो न्यूज़पेपर का जो नेग्लिजेंस है वो करने लगे। अगर जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलता है स्टूडेंट, जब तक आपका लिस्ट में नाम नहीं आता है, सर्विस आपको अलोकेट नहीं होती है, उस समय तक आपको कंटिन्यूस डेडिकेटेड मैनर में हार्ड वर्क करने का ज़रूरत है। किसी भी तरीके से आपको जो इन्फॉर्मेशन अगर आती भी है तो भी आपको रीड करना है, नोट्स आपको बनाने हैं। नोट्स इस वजह से ही बनाने हैं कि जब तक सर्विस में नाम नहीं आए आप उस जो अपना जो अपने आप को आप देखिए कि आपको रीड करना है, हार्ड वर्क करना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है वो होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें आंसर राइटिंग में कमांड ओवर लैंग्वेज है, टॉपिक का रिवीजन में हेल्प करता है। थर्ड आप देखिए कि ये आपको जो हेल्प प्रोवाइड करता है वो करता है केसेज के पर्सपेक्टिव से। जैसे अभी हमने रिजर्वेशन की 50% कैपिंग की इंक्रीज के बारे में देखा, तो किसके द्वारा कैपिंग किया गया था? इंदिरा साहनी केस है 1992 का। केसेज को, और केसेज आप देखिए कि मेंशन आपको करने ही होंगे अपने आंसर के अंदर में। केसेज के बाद में जो कमेटी हुआ करती हैं, कमेटी जैसे कि हम बात करें यहाँ पे रिजर्वेशन के अंदर में बैकवर्ड क्लास कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूट हुए थे, तो फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन है वो कौन सा है? काका कालरेकर कमीशन है जो फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन है। फिर मंडल कमीशन है। फिर आप देखिए कि जस्टिस रोहिणी कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूट हुआ है रिसेंटली सब कैटेगराइजेशन के रिगार्डिंग में। और जो डाटा है कि कितना वुमेन का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है, कितना परसेंट ऑफ वुमेन है उनका रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिक्स के अंदर में, कितना परसेंट ऑफ आप देखिए कि जो प्रिजन के अंदर में हमारे यहाँ पे लोग हैं जो अंडर ट्रायल सिचुएशन में हैं, तो ऐसे जो डाटाज हैं वो आपको न्यूज़पेपर से ही मिलेंगे कंटिन्यूस, और कंटिन्यूस आपका रिवीजन है वो रहेगा। डाटाज को आप अपने नोट्स के अंदर में लिखोगे तो बार बार उनको रिवाइज करोगे तो आपको याद भी रहेंगे, केसेस भी आपको ऐसे ही याद रहेंगे। तो ये हमने सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस है वो देख लिया है, ऐसे ही आपको अपना स्टडी है वो करना है। अब अगर हम हमारे शेड्यूल के बारे में देखें एक बार, 26 के लिए हम कैसे स्टार्ट हैं वो करने वाले हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट हम करेंगे फर्स्ट रीडिंग, जिसमें हम कैसे करने वाले हैं, लाइन टू लाइन हम टॉपिक लेंगे, टॉपिक को हम रीड करेंगे। और ये हमारा जो टारगेट है वो ये है, आज अब देखिए कि जब इस लेक्चर को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 16 सितंबर का डे है, 16 सितंबर का डे है। टारगेट है कि दिवाली का जो फेस्टिवल आएगा उससे पहले हमारा जो फर्स्ट रीडिंग है वो कंप्लीट हो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का। सेकंड हम बात करें, जो सेकंड रीडिंग हम करेंगे लिटिल बिट एडवांस स्टेज के अंदर में, जिसमें मेंस के जो टॉपिक हैं उनको भी कोरिलेट करेंगे, जो मेंस के जो टॉपिक्स इस पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट के। अब देखिए कि लिटिल बिट एडवांस स्टेज के अंदर में जो हम रीडिंग करेंगे इस सेकंड रीडिंग के दौरान में, ये हम करेंगे आफ्टर दिवाली नवंबर एंड दिसंबर के मंथ के समय में। और उस समय में सब्जेक्ट के जो जो करंट अफेयर्स जो रहे हैं, कब से जो करंट अफेयर रहे हैं जून के मंथ से, उनको भी टाइमली बेसिस के ऊपर रिवाइज है वो करेंगे। फिर स्टूडेंट्स हम एडवांस स्टेज में करेंगे थर्ड रीडिंग। एडवांस स्टेज कब रहेगा? जनवरी से लेकर मार्च का जो समय है, जनवरी से मार्च का समय। और फिर आप देखिए कि एक दो तीन या समय मिलेगा तो ज़्यादा भी कर लेंगे, नहीं मिला तो हो सकता है ना भी कर पाएँ, कुछ क्विज का प्रैक्टिस कर लेंगे प्रीलिम्स से पहले, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ स्पेसिफिक क्विज। और हो सकता है कि ये पॉसिबल भी ना हो पाए, अगर चांसेस मुश्किल हैं। तो ये स्टूडेंट्स ये 3 रीडिंग्स तो हम यहाँ पे कैरी आउट करेंगे इस पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से। ये 26 के लिए हमारा स्ट्रेटजी रहेगा, आप भी कंटिन्यूस हार्ड वर्क कीजिए, डेली आपका अब जो लेक्चर्स हैं वो कंडक्ट रहेंगे इस सब्जेक्ट के। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।